अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टू राइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का मिशन मोबिलाइजेशन जारी है, वो कराची में मौजूद हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा जलसा आम करने जा रही है। दावा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा जलसा करेगी मज़ार कायद पर। आफ्टर लॉन्ग टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा से बाहर किसी बड़े जलसे की इजाज़त मिली है, तो ये कह लें कि उसके लिए एक चैलेंज है कि वो कितना क्राउड पुल कर पाती है। ऑन द अदर साइड हम अगर देखें कि वफाकी हुकूमत वो ज़रा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मूवमेंट को जो मोबिलाइजेशन जारी है कोई भाव नहीं दे रही। हुकूमत का ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी, आवाम को मोबिलाइज करेगी, 8 फरवरी को पहिया जाम होगा, लेकिन बिला आखिर इनको आना मुज़ाकरात की मेज़ पर ही पड़ेगा। और हुकूमत इतनी पुरतमाद है, यूँ लगता है फील्ड बताती है जब हुक्मरान जमात के लोग बयान दे रहे होते हैं कि जो शराइत हैं वो भी वफाकी हुकूमत खुद तय करेगी कि किन शराइत पर मुज़ाकरात होंगे। वज़रा क्या कहते हैं, पहले ही आपको सुनाते हैं। साहब का लाहौर चले जाना, कराची चले जाना, वहाँ पे 50-100 लोगों को खिताब कर लेना, इससे कभी तहरीकें चला करती हैं। अब आप देखिएगा कल तक ये वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से माहौल तल्ख हो जाएगा। 8 फरवरी को ही मालूम होगा कि उसके बाद फिर मुज़ाकरात होने हैं या उसके बाद इन्होंने फर्दर कोई लाइन देनी है। उनकी तमाम तर उम्मीदें 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल के ऊपर है। मुझे यकीन है कि ये बुरी तरह नाकाम होगी और उसके बाद फिर उन्हें मुज़ाकरात की तरफ आने के अलावा फिर और कोई रास्ता नहीं होगा। ये आपने राना साहब को सुन लिया क्या फरमा रहे हैं। अगर हम दूसरी जानिब अगर हम देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुहेल अफरीदी लाहौर गए थे, लाहौर में जो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को चैलेंज किया था कि आप खैबर पख्तूनख्वा पेशावर आएँ, जलसा करें, हुकूमत जलसा गाह भी देगी, ट्रांसपोर्टेशन भी देगी, प्रोटोकॉल तमाम सहूलियात आपको फराहम करेगी, आप यहाँ पर आकर जलसा करके देख लें। तो ये वो सारी चीज़ें जिसकी ऑफ़र की गई थी पंजाब हुकूमत को CM KPK की जानिब से, सिंध हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को वहाँ पर दे रखी हैं। प्रोटोकॉल भी है, आज़ादी के साथ उनकी मूवमेंट भी हो रही है और कल मज़ार कायद पर बाकायदा तौर पर जलसा जो है उसकी भी अनाउंसमेंट है और इजाज़त उनको ताहाल मिली हुई है। अब जो एक पावर शो होगा इसका पावर कॉरिडोर्स पर क्या असर होगा। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मैसिव क्राउड ले आती है तो फिर क्या होगा। अगर एक मैसिव क्राउड नहीं आता तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि इजाज़त मिली है, तो उसके क्या असरात होंगे। आज के प्रोग्राम में पहले हिस्से में ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराता चलो। हमें ज्वाइन करें नासिर हुसैन शाह साहब, सूबाई वज़ीर हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सैयद कौसर काजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जमान हैं पंजाब हुकूमत के। जबकि सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब जो मेज़बान हैं, मेज़बानों से यानी कि शाह साहब से ज़रा आगाज़ कर लेते हैं। शाह साहब ये बता दें कि CM कराची में मौजूद हैं और आप लोगों ने उनको इजाज़त भी दे रखी है, वो फ्रीली मूवमेंट भी हो जाए, जो ड्यू प्रोटोकॉल है वो सारी चीज़ें उनको मिली हुई हैं, कल जलसा भी करने जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत के रवैये में इतना फ़र्क क्यों है। पंजाब में तो मूवमेंट की भी इजाज़त नहीं थी, असम्बली में भी गए, वहाँ भी जो मामला हुए आपके सामने, सड़कों पर भी जाते थे तो वहाँ भी रोड बंद कर दिया जाता था। तो सिंध हुकूमत ने इतनी फ़राख दिली का मुजाहरा क्यों किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई भी जमहूरी मूवमेंट हो, पुरअमन कोई भी तहरीक हो, उसको हम कभी भी नहीं रोकते। और पहले भी PTI के जो यहाँ पे सूबाई सदर हैं, उन्होंने एक ट्रेन मार्च किया जो बड़ा पुरअमन रहा और उनको करने दिया गया। वो बहुत सारे शहरों में गए। अब भी हमने क्योंकि वो मेहमान हैं हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट साहब आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से कि उनकी मेहमान नवाजी करें और वो जो एक ड्यू प्रोटोकॉल है किसी भी सूबे के चीफ मिनिस्टर को वो जरूर दिया जाए, क्योंकि उनके पास अपने सूबे का मैंडेट है और ये इज्जत हम उस सूबे के लोगों को भी दे रहे हैं। और जाहिर है CM साहब और उनकी टीम यहाँ पे आई तो हमारे कैबिनेट के सीनियर वजीर जो हैं सईद गनी साहब, वो एयरपोर्ट पे गए, जो डिविजनल प्रेसिडेंट भी हैं कराची डिवीजन के, और उन्होंने उनको अजरक भी पेश की, टोपी भी पहनाई और जो भी यहाँ पे उनको प्रोटोकॉल या फैसिलिटेट किया गया, उनसे भी जरूर ये रिक्वेस्ट की थी जो यहाँ पे उनकी सूबाई क़यादत है कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे कोई ना खुशगवार वाकया हो, कोई वायोलेशन हो। तो इस वक्त तक तो उन्होंने भी उस पर अमल किया है और उनकी अगर पुरअमन रही ये सारा चीजें तो हर तरह से इजाजत भी है। और ठीक है, इसको शाह साहब इसको इस तरह भी ले सकते हैं ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टारगेट नहीं है। असल बैटल ग्राउंड यहाँ पे पंजाब को समझा जाता है, फिर पंजाब के साथ बिल्कुल मुल्हका है कैपिटल। तो अगर लाहौर में कोई जलसा होता है उसका असर वफाक इस्लामाबाद भी फील करता है, तो कराची ज़रा दूर है तो उसका असर शायद कैपिटल तक ना आए।
तो ये रीज़न होगी कि आने से पहले उनकी जानिब से कुछ इस नोयत के बयान नहीं दिए गए और आप लोगों ने भी वार्मली वेलकम किया उन्हें। मैं एक अर्ज करूं, एक तो भी वो हमारे मेहमान हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन हमेशा जो पीटीआई के इश्यूज रहे हैं वो वही जो उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसकी वजह से कि वो उसमें आपको इंतहा पसंदी नजर आती है, शिद्दत पसंदी नजर आती है। और सेनेटर सब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे माजरत के साथ एक वो जो बदतमीजी का कह लें या चलें बद कलामी का एक जो कल्चर है वो रहता है। वो तो अपनी जगह पे, वो तो हम लोग उनके वैसे ही निशाने पे हैं, जितना पीएमएलएन निशाने पे है इतना ही पीपल्स पार्टी निशाने पे है। वो तो किसी के साथ इस तरह की रियायत नहीं करते। लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पे दीगर भी जो मूवमेंट होती है किसी की भी, तो हमें यहाँ नहीं रोका जाता। अगर वक्ती तौर पर कहीं पे इंतजामिया अपने तरफ से कोई एक्शन लेती है, मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ यहाँ पे वाकयात हुए हैं, वकला ने कोई मूवमेंट की, किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने की, या आए दिन बहुत सारे लोग एहतजाजी तौर पर आते हैं, तो रेड जोन के अलावा जहां भी वो करें उनको इजाजत होती है। और कभी कभी तो रेड जोन में भी आते हैं या कोई एक्शन होता है तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर या दीगर इंतजामिया पर वो गुस्से का इजहार करते हैं कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इनको एकोमोडेट करें। तो हम तो यहाँ पे एक वही रवायत है उसके तहत हैं। और दूसरा, हम मेहमान नवाज भी हैं, कोई भी आए उनको यहाँ पे वेलकम करेंगे। और जब तक उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती, और मैंने जैसे कहा कि इस वक्त तक तो पीटीआई के हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा रवैया रखा है, ठीक है, कहीं मतलब भी कोई वायलेशन हाथ नहीं होला हुई। रखा हुआ है उन्होंने सिंध हुकूमत पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। ठीक है सेनेटर साहब, हमारी मोहन साहब ये बता दें, कराची पाकिस्तान का मेट्रोपॉलिटन सिटी है, करोड़ों आबादी वहाँ पर रहती है, वहाँ पर कल जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आफ्टर लॉन्ग टाइम एक जलसे की इजाज़त भी मिली है। कल कितना क्राउड आएगा वहाँ पर कि वफाक तक उसको कह लें कि उसकी हिद्दत को महसूस किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। सबसे पहले जी मैं बिलावल भुट्टो साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और सिंध की हुकूमत का थैंक यू करता हूं कि उन्होंने एक जो डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट होती है, इन स्पाइट ऑफ दिस कि हमारे और उनके अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट है, उन्होंने डेमोक्रेसी को ऊपर रखा और जो बाकी चीजें थी उनको सेकेंडरी रखा। सो आई अप्रिशिएट देम एंड आई थैंक देम फॉर दिस चीफ। दिस इज व्हाट द स्पिरिट इज। अच्छा, एज अपोज टू पीएमएलएन, जो कि ना तो पॉलिटिकल जमात थी, ना है, ना बनी थी, ना है और ना कभी बनेगी। वो हमेशा से वो लोग नॉन पार्टी बेसिस पर आए थे और आज भी एक्चुअली दे आर नॉट अ पार्टी। ठीक है, वो उदलिया से इनमें और उनमें फिर भी फर्क है। सो मैं अप्रिशिएट करने दे मुझे इस बात का। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। नंबर 2, इस चीज ने एक मिथ को तोड़ा है और मैं अगेन इनको थैंक यू कहूंगा कि इन्होंने हमारी वो चीज को हेल्प की है कि जिससे हमने ये बताया कि अगर जैसे आप, मैं फर्क बताता हूं। एक दिन पहले लाहौर गए हैं तहरीके आईने पाकिस्तान की टीम। आपने देखा रास्ते में उधर की पुलिस ने, पंजाब की पुलिस ने गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं। ये पंजाब की पुलिस ने तोड़े हैं, किसी और ने नहीं तोड़े। और उसके बाद जगह जगह उन लोगों ने, पुलिस वालों ने, जहां जहां शहर होते थे वहां वहां पुलिस वालों ने आके बहुत सारे दोनों तरफ खड़े कर दिए थे। ये नहीं था कि उनको वो सिक्योरिटी देना चाह रहे थे, उन्होंने लोगों को जमा होने से मना किया। अच्छा, इसके बावजूद भी कोई तोड़फोड़ नहीं हुई और वो वहां पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए। वहां फिर आप देखें कि किस तरीके से उन लोगों के साथ बर्ताव किया गया। एज अपोज टू दैट, यहां पे कितना बड़ा क्राउड निकला, कहीं कुछ टूटा कहीं कुछ हुआ। ये खुद कह रहे कोई उन लोगों ने कोई इसका नहीं किया। देखिए, बातचीत के अंदर हो सकता है मुझसे बाज बातें सख्त निकल आए, वो अपनी जगह पे। वो पॉलिटिकल नैरेटिव, पॉलिटिकल चीज मैं हो सकता करूंगा, लेकिन मैं दिल से इनको अप्रिशिएट भी करूंगा कि यार एटलीस्ट इनके अंदर डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। और यही वो चीज है
जिसके लिहाज से ये मुल्क आगे निकल सकता है। ये वाला स्पिरिट अगर आप उस टाइम सेंस कर लेते ना, 8 फरवरी 2024 इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वेट भी किया, कोई मैसेजेस भी भिजवाए, तो शायद आज ये हालात ना होते आपकी सियासी जमात के। मैं देखिए वो अगर ये ना होता, अगर वो ना होता, वो अपनी अपनी जगह पे है। हमारा, मैं बात बता रहा हूँ, हमारा इनके साथ एक प्रिंसिपल स्टांस था, हमारा नून के खिलाफ एक प्रिंसिपल स्टांस था, सारी चीजें थी। लेकिन होता क्या, जब आप आगे चलते हैं तो उसके बाद बहुत दफा चीजें, मतलब ये नहीं है कि हमारा अचक जई साहब के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन अचक जई साहब और हम लोग, जैसे मौलाना साहब और हम लोग, जैसे ये दोनों, मतलब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, कोई 180 डिग्री एक दूसरे को कातिल एक दूसरे का कहते थे। मतलब ये कोई, इनको कोई बहुत अच्छी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन किसी जगह पे इन लोगों ने किसी मजबूरी की वजह से, किसी वजह से इकट्ठे चले हैं। उसी तरीके से हर कोई चल सकता है। तो अगर इनका ये जो आज रवैया है, अगर मैं ये समझता हूं कि इस किस्म के रवैये होते हैं, तो इवन डिफरेंसेस के साथ भी इंसान आगे जा सकता है। एटलीस्ट इन्होंने ये बताया है कि दे हैव गॉट अ मच बिगर हार्ट, और ये डेमोक्रेटिक हैं। मेरे इनसे अपने गिले जरूर हैं कि पीपल्स पार्टी, भुट्टो की पार्टी, शहीद मोहतरमा की पार्टी होते हुए इन्होंने जिस तरीके से 2-3 साल बिहेव किया है, मेरा उसमें गिला बनता है। ये मुझसे माने ना माने, मैं अपनी जगह पर हूं, लेकिन मेरा वो गिला बनता है। हाँ, इस दफा इन लोगों ने वो काम सही किया है, तो मैं अप्रिशिएट भी कर रहा हूं। मैंने इनका, मैं बहुत भी करता था। तो अब इससे एक चीज हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नॉट हार्ड लाइन, जिससे ये सारे कह रहे थे, वो हम लोग नहीं तोड़फोड़ करते। और दूसरा, पंजाब में जो सब कुछ है वो पंजाब की पुलिस खुद करती थी, और 9th में भी कितनी जगहों पे ये है कि पंजाब की पुलिस नजर आई है तोड़फोड़ करते हुए। यही तो हम चाहते थे कि पता चले कि यार ये सारा कुआ किसने है। ठीक है, इधर काजमी साहब तर्जुमान पंजाब हुकूमत का जवाब ले लेते हैं। जनाब वो देखिए, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, कितने अच्छे से उन्होंने बिहेव किया। पंजाब सबसे बड़ा सूबा, सबसे ज़्यादा आबादी वहाँ पर, बड़ा भाई छोटा भाई वहाँ पर आया, और वहाँ जो मामलात हुए आपके सामने, नहीं होना चाहिए था। चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, 9 मई आप एक पूरी चार्जशीट रख देंगे अभी सामने। अचकज़ई साहब पे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात थे? वो तो पीडीएम में आपके भी साथ रहे, गुजरात में कल जो उनके साथ हुआ परसों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आदिल, अभी ये हमारे मोमिन साहब बात कर रहे थे कि वहाँ पे पुलिस के लोगों ने गाड़ियों के शीशे तोड़े। यार मुझे बड़ी हैरत होती है कि क्यों, जब आपके पास किसी चीज़ का सबूत नहीं होता, अभी आप भी इनसे मांगेंगे, जिस तरह पहले शफी जान साहब आप ही के प्रोग्राम में कोई वीडियो होने का कह रहे थे कि मेरे फ़ोन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं मैं दिखाऊंगा कब। मैं पता नहीं उनको चैलेंज कर रहा था कि मैं कान पकड़ लूंगा, मैं ये कर लूंगा, आदिल को वो फुटेज भेज दें, फिर ब्रेक में उन्होंने भेजने का कहा। आज तक आप भी इंतजार कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। तो ये बगैर सबूत के झूठ बोलते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं ना कौम से, फिर 90% मकबूलियत का दावा करता है आपका लीडर इमरान खान अडियाला जेल में, जो सियासी नहीं चोरी के केसेस में अंदर है, तो 90% मकबूलियत का दावा दरे का दरा रह जाता है। और वहां पे 151 मिनट, आदिल मुझे बोलने दें, आपने उनको बोलने का मौका दिया। जी काजिम साहब, भाई मुझे बोलने दें तो मैं उधर ही आ रहा हूं। आदिल, मैं उधर आ रहा हूं। जो बंदा दावा कर रहा है पंजाब हुकूमत का, उससे आप सबूत मांगते ना। जब वो बात कर रहा था, उसने कहा जी वो पंजाब पुलिस के आदमी थे बतौर एंकर। आप कहते हैं उनको कि आपके पास कोई सबूत है, कोई फुटेज है जिसमें पंजाब पुलिस ने गाड़ी के शीशे तोड़े, तो आप उनको लाजवाब कर सकते थे। इल्जाम मैंने नहीं लगाया, अगर नहीं, सबूत देना चाहिए। अगर पंजाब में जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वहां पर एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर हमला हो जाता है, आप कह रहे हैं पंजाब पुलिस भी नहीं है, तो फिर आपकी पंजाब पुलिस है कहां गिरफ्तारियां हुई, कौन लोग थे, आप बताएं ना, फिर आप जवाब देंगे इसके ऊपर, किन्होंने हमला किया। ये भाई जब इनका सबसे बड़ा लीडर, जिसको इनका सबसे बड़े, जब भाई सुन तो लें आदिल, जब अडियाला जेल में बैठे इमरान खान ने खुला एक बंदे पे एतमाद करके, जिसका नाम है सलमान अकरम राजा, उसको ये बंदा है जो मेरा असल जो है वो तर्जुमान होगा, उसके हवाले से इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर किस किस्म की गुफ्तगू होती है कि उनको पूरा एक 2 सफ़ों का ट्वीट करना पड़ता है और गिले करते हुए नजर आते हैं अपने पार्टी के लोगों से। तो आपसी इख्तलाफात के अंदर अगर इनके लोग आके अपने लोगों पे तशद्दुद करें, शीशे तोड़ें, तो वो पंजाब पुलिस है। सबूत नहीं है इनके पास, कोई एक फुटेज नहीं होगी इनके पास। हां, इल्जाम लगाएंगे भाई, मशरक से लेके मगरब तक 1000 धड़े हैं इस पीटीआई के अंदर, और अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आई ने पाकिस्तान को सामने रखा हुआ है कि मुज़ाकरात करेंगे, भीख मांगेंगे, एस्टैब्लिशमेंट के पांव पकड़ेंगे। तो ये पकड़ेंगे, कल इमरान खान साहब सच्चे साबित होंगे कि भाई हमने तो बात नहीं किसी से,
पीटीआई के लोगों ने तो बात नहीं की। भाई इतनी बड़ी जमात होने का दावा और अपोजिशन लीडर किसी और जमात का, ये तो इस जमात का तुरह सियासत है। पीपल्स पार्टी की बात कर लें जी, उन्होंने इस्तकबाल किया, पंजाब ने बड़ा जुल्म कर दिया। मैं देखता कि अगर सिंध का कराची का टूर करने से पहले हमारी बहन आसफा भुट्टो के हवाले से तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू होती, जनाब जरदारी साहब के हवाले से, जनाब बिलावल साहब के हवाले से, जिस तरह चक्री में हुई, हमारी अज़मा बुखारी के हवाले से, हमारी मरियम औरंगजेब के हवाले से, जलसों में अता तारड़ के हवाले से, आजम नज़ीर तारड़ के हवाले से जिस तरह गंदी गुफ्तगू की गई, मैं फिर देखता कौन इनको वहां पे टोपी पहनाता है, कौन इनका इस्तकबाल करता है, कौन शीरी गुफ्तगू करता है। ये नहीं होता। आपने टारगेट किया हुआ मरियम नवाज शरीफ को, क्योंकि कारकर्दगी का मुकाबला आप गाली गलौज से करना चाहते हैं। आपको पता है कि आप उस खातून का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए लाहौर आने से पहले आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। भाई ये नहीं हो सकता कि आप हमारी खवातीन को गालियां दें, आप हमारे हवाले से बात करें। ये अभी जमहूरी रवैयों की बात करते हैं आदिल। अभी मोमन साहब ने की बड़ा जमहूरी रवैया, उस शख्स के हवाले से बात कर रहे हैं जो जरदारी साहब को बीमारी कहता था, जो नवाज शरीफ को अब तक चोर कहता है, जो किसी के साथ बैठने की बात नहीं करता, जो मुंह पे हाथ फेर के बदला और तशद्दुद की बात करता था। अपने 3.5 साल दौर में क्या जुल्म और जबर था जो आपने नहीं किया। सियासत है ना, ये तो आपकी लीडरशिप नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से ये सारे कलमात किए होंगे। आज आप एक साथ हुकूमत जो है वो शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों से आप लोग। लेकिन जब मुसाहिब आया, आदिल जब ठीक है, ये मोहम्मद साहब जरा थोड़ा सा इसका जवाब दे, फिर मैं शाह साहब की तरफ जाऊंगा। वो कह रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग थे जिन्होंने अचकज़ई साहब के ऊपर हमला किया। सर सिंपल आदिल साहब, मैं सिंपल बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात ये, इन्होंने कहा कि वो, और अब ये कह रहे हैं कि हमारे अपने लोगों ने किए, इनके पास क्या सबूत है। देखिए, पंजाब में जब आप अपनी पुलिस की है, वहां पे लोगों की वीडियो जाके मैंने तो दे दिया सबूत भाई, मैंने तो दे दिया। आपके आपसी इख्तिलाफात इतने हैं, आप सबर कर लेना, थोड़ा सा तमीज सीख लें कि जब मैं बात करूं तो बीच खामोश रहें। मैं भी आपके दरमियान में बात कर सकता था। चले काजी साहब प्लीज चले, देखे ना, चले डॉक्टर साहब बात मुकम्मल कीजिएगा। तमीज ना सिखाया करें, आपको साथ पता कर ले, है मैं खामोश हूं। डॉक्टर साहब बात मुकम्मल कीजिएगा। काजी साहब जवाब दें। जिसका पूरा एक कैरियर जिसका हो के बाल लगा चले, डॉक्टर साहब वो तमीज सिखाएगा मुझे। चले काजी साहब डॉक्टर साहब को मुकम्मल कर दें। अगर दरमियान में कोई बात करे, सॉरी मैं नहीं कर सकता, मैं बदतमीज बन नहीं सकता, कोशिश भी करूं तो नहीं बन सकता। चले बात मुकम्मल कर लें प्लीज। अच्छा ठीक है, फिर वही बात कर रहे हो भाई, इस तरह मैं तुम्हें गाली गलौच नहीं करने दूंगा। मोहम्मद साहब बात करें, बात तमीज और तहजीब की बात ना करें। काजी साहब उनको मुकम्मल करने दें। आपने कहा शवाहिद ले मांगे, हमने कहा चले उनसे पूछ लेते हैं प्लीज। बात कर लें, I'll excuse आप myself, शौक पूरा कर लें अगर शवाहिद है इनके पास तो। चले वो शवाहिद दे रहे हैं, डॉक्टर साहब बता दें जरा प्लीज, कंटिन्यू करें। मुझे एक बात बताएं आदिल साहब, पेशावर से चलने से पहले, अभी जब हम चले थे, अभी कुछ भी नहीं हुआ था, किसने कहा था कि ये जंगली लोग आ रहे हैं? अगर आप मुझे पठानों को जंगली कहेंगे तो मैं क्या कहूंगा? मुझे बात बताएं, मैं क्या कहूंगा? मैं रिएक्ट करूंगा, और मैं जरूर रिएक्ट करूंगा, ठीक है? उसके बाद नंबर 2, आप लोगों ने झूठ बोला कि जी हमने चक्री में इसलिए रोका था कि इनको हम लोगों ने प्रोटोकॉल सेफ्टी देनी थी। आप जब आपने किसी को प्रोटोकॉल या सेफ्टी देनी होती है, सिंध वालों को देख ले कैसे दिया था। आप उनके साथ वो जो गाड़ियां होती हैं, जो पुलिस की होती है, एस्कॉर्ट्स होती है, उनको भेजते हैं। आप वहां पे एंटी राइट्स पुलिस को नहीं भेजते। झूठ मत बोले, एज यूजुअल झूठ मत बोले। तो उस चीज के बाद जब आप इस किस्म की बात करेंगे, मैं तो सख्त बात करूंगा। अब उसमें इत्तेफाक, अब जब आपकी औरतों ने इस किस्म की बदतमीजी की है, तो फिर उसका जवाब तो फिर हम उसी को ही देंगे ना जिसने की है। फिर उसके बाद फिर बात खामोश में, या तो आप उस तरह बिहेव करें जैसे सिंध वालों ने बिहेव किया, हमने उनको भी थैंक यू कहा है। ठीक है, जब आप जिस तरीके से करेंगे उसी तरीके से हम जवाब देंगे, और अनफॉर्चुनेटली हमारा जवाब जरा सख्त आ जाएगा। वो किधर गई पुलिस वाली बात? जब आप बदतमीजी की बात करते हैं, जब हम बदतमीजी की बात साहब दरखास्त कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका जरा बता दें कि वो पुलिस वाला जो अचकज़ई साहब वाला था, इसका जरा जवाब दे दूं। इस तरह है कि अगर मैंने आपकी गाड़ी के ऊपर मैंने कुछ चीज करना है, तो मैं, दिमाग खराब है कि मैं पुलिस की वर्दी में लोगों को भेजूंगा? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, दिमाग खराब है, शुक्रिया, मैं उनको सादा कर। अच्छा ये याद रखें, ये एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, तो इन लोगों ने 9 मई को किया। 9 मई में कितनी वीडियोस थी कि जिसमें, ठीक है, चले जरा शाह साहब को जरा शामिल गुफ्तगू कर लें जरा। आपकी ये बहस लंबी हो गई,
शाह साहब, एक तो बता दें, जमहूरी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मतलब बहुत से रवायात आप उसके अमीन हैं। अब ये बता दें, यहाँ पे मुज़ाकरात एक बड़ा मसला बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाजिद है कि वो अवामी ताकत के ज़रिए जलसा जुलूस रैली करके हुकूमत को मजबूर करेगी, बानी पीटीए बाहर आएंगे, मुतालबात पूरे होंगे, और इस टाइम ज़ाहिर वो चीज़ें होती नज़र नहीं आ रही। काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत अपनी जगह बाजिद अपने पॉइंट के ऊपर खड़ी हुई है। इस पूरे टाइम पीरियड में आप लोगों ने एक अच्छा तासुर दे दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वहाँ पर आती है, कराची में उनको वेलकम भी किया। अब मुज़ाकरात के लिए आपकी लीडरशिप कोई इंपॉर्टेंट रोल बीच में प्ले कर सकती है, जो एक पूरा कहने के माहौल बना हुआ है, टेंस सूरत हाल है पॉलिटिकली, इसको बेहतर करने के लिए? देखिए, हमने तो बहुत शुरू से ही ये कहा है कि सारी चीजें मुज़ाकरात से हल होंगी और पॉलिटिकल इसमें बातचीत होनी चाहिए, और इवन पीएमएल-एन ने भी ऑफर की हुई है शुरू से ही, हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से भी। लेकिन आपके इल्म में है कि जो रवैया आगे से रखा जाता है, इस वजह से ये बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। अब भी जो कॉल की बात की जा रही है, ये जो फेब के लिए कॉल कहा जा रहा है, भैया जाम हड़ताल होगी या लोग अपने घरों में रहें। देखिए, मैं एक सियासी कारकुन होने के नाते मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वेल विशर हैं, उनके साथ उनकी पॉलिटिकल पार्टी या उनकी लीडरशिप ज्यादती करती है। देखें, होगा क्या? चले मे बी केपी में उनकी गवर्नमेंट है, वो कोई अनाउंस कर दें छुट्टी खुद ही। दीगर सूबों में क्या होगा? सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, वहां पे ऑफिसेज खुले रहेंगे, कारोबारी जिंदगी खुला रहेगा, स्कूल खुले रहेंगे, हॉस्पिटल, अदालतें, दीगर चीजें आमदो-रफ्त भी रहेगी। तो उसको रोकने की जो बात की जाएगी, तो फिर वही जलाओ, घेराव, तोड़-फोड़, शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी, उसके बाद क्या होगा? केपी में इनकी गवर्नमेंट है, मे बी ये कोई एक्शन न ले। लेकिन क्या सिंध गवर्नमेंट इसको ऐसे ही छोड़ देगी कि जलाओ घेराव हो, लोगों के अमलाक को कोई नुकसान पहुंचाए, या किस तरह रोकेंगे ये लोगों को बाहर निकलना? इस तरह यही बात पंजाब में होगी, यही बात बलूचिस्तान में होगी। तो उसका फर्क क्या होगा कि जो सपोर्टर है पीटीआई का या खान साहब का, जाहिर है वो इश्क खान में या इनके कहने पे बाहर आएगा, तोड़-फोड़ करेगा, लोगों को रोकने की कोशिश करेगा, तो उसके असरात क्या होंगे? अभी वो जो 9 मई का इश्यू है, वो अभी तक चल रहा है, और वो मैं तो अभी भी कहता हूँ कि वो जो लोग मॉब में थे, जो बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, जवान जो भी थे, वो तो एक मॉब मेंटालिटी होती है ना कि बीच हल्ला-शेरी में चले जाते हैं सब। वो जो उनके वो जो ज़हन साज़ हैं उस दिन के, उस दिन आपने देखा, जितना मर्ज़ी आप डिनाई कर लें मेरे मोहतरम है सेनेटर साहब या पीटीआई की तरफ से, जी 9 मई हमने नहीं किया। वही वीडियोज़ हैं, क्लिप्स हैं, सब कुछ है। उस दिन सिर्फ़ एहतजाज अस्करी इंस्टॉलेशंस पे हुआ, वो जो हमारे हीरोज़ थे, उनकी जो यादगारें थी या जो कुछ हुआ, उस दिन वहाँ पे हुआ, और फिर इधर से सिंपल कहा जाता था उस वक़्त कि जी जुडिशल कमीशन बना दें। क्यों? कि जुडिशल कमीशन में इनको बड़ा वो था कि जी वो फैसला वहां से हो सकता है इनके हक में आ जाए। लेकिन ये जो वीडियो क्लिप्स हैं, जिसमें सब नजर आ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अब भी ये जो कॉल आएगी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पीटीआई की लीडरशिप से कि प्लीज इसको, इस कॉल को चेंज करें, कोई और अपना जरूर करें, एहतजाज करें, रैली निकालें, जलसा करें, और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये जो पहिया जाम हड़ताल वाली, ये हम यहाँ देख चुके हैं। एमक्यूएम का जमाना, वो जो इल्ताफ हुसैन करते थे, कॉल देते थे, फिर वो जी जलाओ घेराओ, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती थी, लाशें गिरती थी, बड़ा मसले होते थे, जो बड़ी मुश्किल से हमने वो अमन लाए हैं। तो अब भी अपने लोगों को प्लीज ठीक है, मुश्किलात में ना डालें। लेकिन शाह साहब, ये अच्छी भुगतना अच्छी उनको अच्छी पड़ेगा। तजवीज़ है आपकी, लेकिन इसके लिए कोई पॉजिटिव रोल भी आपकी सियासी जमात, मतलब ये कह देना कि आप ये ना करें और मतलब जलसा ना करें, पहिया जाम ना करें, तो उसका अल्टरनेट भी कुछ पेश करें ना हुकूमत और आप लोग मिलकर, कोई उनको माइल करें कि क्या अल्टरनेट हो सकता है। जी बिल्कुल, उसके लिए बातचीत का दरवाजा ही खुलेगा ना। अब पहले से ही हम कह दें, हम ये कहें जी ठीक है बातचीत होगी, जी खान साहब जो हैं पहले वो 9 मई पे जी वो सॉरी कर लें, माजरत कर लें, जी वो ये कह दें कि जी मैं कोई कॉल नहीं दूंगा, और इनके जो लोग हैं वो कहें जी हम सुकून से रहेंगे 2029 तक, तो जी हम बात करते हैं। ठीक है। उधर से बात क्या आ रही है पीटीआई की तरफ से, जी ये 29 को छोड़ दें, अभी जो मैंडेट हमारा दिया हुआ है
वफाकी हुकूमत ने या जो जिसने भी लिया है वो जी वापस करे और फौरी इलेक्शन कराएं और जी ये करें वो करें। वो क्या इस तरह की कोई सिचुएशन है? क्या गवर्नमेंट किसी मामले में फंसी हुई है फौरी तौर पर मान ले, या क्या कुछ पीटीआई ने नहीं किया? हमें देखें, मार्का हक में अल्लाह ने हमें कामयाबी दिलाई, सारी कौम साथ थी, फील्ड मार्शल और सब लोगों ने देखा इतनी हमसे ज्यादा बड़ी ताकत को हमने शिकस्त दी। अब हमें मार्का मईशत है, मार्का मईशत में भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पीटीआई ने तो अपना सारा कुछ किया ना। आईएमएफ के साथ जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था वो बहुत सख्त था। फिर जब देखा गवर्नमेंट जा रही है तो आपने देखा कि उसको ब्रीच किया, उस मुआहदे को। फिर बाद में अगर आईएमएफ के साथ ये मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है या पीडीएम की गवर्नमेंट कर रही थी तो इनकी तरफ से उनको लेटर लिखे गए। अब भी वही चीजें होती हैं, तो इन्होंने तो अपनी सारी चीजें करके देख ली हैं। गवर्नमेंट को किस चीज की मुश्किल है? लेकिन एक स्मूथ सेलिंग के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए इनको ऑफर करते रहते हैं। नहीं, ये मुल्क उसका की बेहतरी के तरीकेकार साथ जो क्या आप है? बात कर रहे हैं, तरीकेकार ये है बिल्कुल कि हमारे टेबल हमसाये में हालात पे खराब बात हो रहे करें हैं। हम आके। देख रहे हैं ईरान में जो सूरत हाल वहाँ पे डेवलप हो रही है, वहाँ पे अल्लाह ना करे कि कोई वहाँ पे मामला ज़्यादा ख़राब हो, डेफिनेटली उसका असर पाकिस्तान पे आएगा। अफगानिस्तान की वजह से जो हालात हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं, कौसर काज़मी साहब, ये बड़े सीरियस संजीदा नौइयत के मामलात हैं। मतलब कोई एक लेवल का थ्रेट नहीं, मल्टीपल थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को, दुनिया के डिफरेंट जो रीजन में जिस तरह तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पे इंटरनल जो पॉलिटिकल हारमनी है उसकी तो ज़रूरत है, लेकिन ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं वादी तीरा में ऑपरेशन हो रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सूबाई हुकूमत है वहाँ की, वो कह रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत टेररिस्ट को प्रोवोक कर रही है कि वो हमारी लीडरशिप को निशाना बनाए। देखें आदिल, कोशिश तो एक अरसे से यही की जाती रही ना कि आप तरसीलात ज़र रोक लें, आप आईएमएफ को खतूत लिखें। नासिर भाई ने बड़ी अच्छी उस पर रोशनी डाली है जी, ये जो बातें उन्होंने की। मामला पाकिस्तान में यही होने की अब ये है कि वो कराची के अंदर जब जाते हैं केपी के वजीर आला, तो एफपीपीसीआई जो है उन्होंने एक तयशुदा मुलाकात को मनसूख कर दिया। मतलब एक बहुत वाज़े पैगाम है उनके लिए, जो पहिया जाम हड़ताल के हवाले से आप 8 फरवरी के वो जो आपकी एक मंसूबा है वो बुरी तरह नाकाम होगा, उसको कामयाब करना है तो केपी में करें। पंजाब बलोचिस्तान कराची ने आपको रद्द कर दिया है, आगाज से पहले ही रद्द कर दिया। अब ये जो आप लीमाबाजी हैं वो ओवरसीज से खिताब करती हैं और उनको फिर तरसीलात ज़र रोकने का कह रही हैं। इन हालात के अंदर आप ईरान का हवाला दे रहे हैं, दीगर ममालिक का, जहां पे अदम इस्तेहकाम आया इसी वजह से कि मुआशी तौर पर उन मुल्कों को मुख्तलिफ तरीकों से नुकसान पहुंचाया गया। क्या पीटीआई ये काम नहीं कर रही? क्या एन उस वक्त जब मुल्क एक राइट ट्रैक पे चल रहा है उसको हटाने के लिए हड़तालों की कॉल दी जा रही है, एहतजाज की कॉल दी जा रही है, पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कॉल दी जा रही है? तो क्यों दी जा रही है? यही तो इमरान खान साहब ने किया था ना, बिल्कुल एन उस वक्त सिविल नाफरमानी की बातें, वो तरसीलात ज़र मैं बार बार क्यों कहता हूं, इन्होंने जब जब उसको रोकने की कोशिश की उसमें बहुत ज्यादा गैर मामूली इजाफा हमने देखने को हमें मिला। क्योंकि जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, मैं क्योंकि खुद रह के आया हूं यूरोप के अंदर एक बड़ा लंबा अरसा, हमारे जो ओवरसीज हैं वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, वो किसी ऐसी कॉल पे तवज्जो नहीं देंगे। अब जहां तक मेरे भाई ने बात की, इल्जाम और बोतान रियासती इदारों पे ये लगाते हैं, मसलसल लगाते हैं। जब इनसे पूछा जाता है इनके जमादारों से कि भाई वो जो टीटीपी है वो दहशतगर्द है कि नहीं है, ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि सोच के जवाब दें कि वो पाकिस्तानी फोर्सेस पे, शहरियों पे हमला करते हैं या नहीं करते, वो दहशतगर्द हैं या नहीं है। जब ये शशोपंज का शिकार खुद है मिलिट्री ऑपरेशन की, इसीलिए फिर वहां पे मुखालफत की जाती है। मुल्क को स्टेबल रखने के लिए हमारे लॉ एनफोर्समेंट के इदारे, हमारी अफवाज एक जंग के अंदर शामिल है ना। मतलब केपी के अंदर आप क्या समझते हैं कि ये जो टीटीपी है, जब फितनतुल ख्वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान है, ये इनके पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है? हाँ है, अफगानिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान के दुश्मनान हैं जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इस्तेमाल हो रहे हैं। जब हम उनके खात्मे की बात करते हैं, सबसे बड़ी रुकावट हमारी वहां पे जो हुकूमत है हमारी पीटीआई की, वो सामने आके खड़ी हो जाती है, भाई खबरदार ये मिलिट्री ऑपरेशन हम नहीं होने देंगे। मोहम्मद साहब ये बता दें, एक तो कह लें कन्फ्यूजन है, आपकी पार्टी के सूबाई मुशीर इत्तलात हैं शफी जान साहब, उन्होंने मतलब ओपनली वो कंडेम नहीं कर रहे, ओपनली वो टीटीपी को दहशतगर्द तस्लीम नहीं कर रहे, उसके ऊपर एक कह लें कन्फ्यूजन नज़र आती है। अब वहाँ पे ऑपरेशन उसका आगाज़ हो रहा है वादी तीरा में, सूबाई हुकूमत जो फ्रंट लाइन सूबा है उसकी हुकूमत उसको ऑन नहीं कर रही। सिंपल सी बात है, एक फैक्ट है, फैक्ट ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ना, वो इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि मैं या कोई और बंदा आके कह सकता है कि वो टेररिस्ट नहीं है। वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड वो हैं, सब लोगों ने कहा हुआ है कि ये टेररिस्ट है, हर जगह पे कहा हुआ है। हाँ,
अब मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, बात ये हो जाती है कि दो चीजें हैं। एक है बाहर से टेररिस्ट आना, बाहर से एक टेररिस्ट आते हैं, वो आके कर रहे होते, उनको प्रोबेबली आपने किसी और तरीके से डील करना होगा। एक आपके घर के अंदर से टेररिस्ट आ रहे हैं, उनको मेरी नजर में उनको डील करने का तरीका शायद मुख्तलिफ हो। हम जो कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भाई ये चीज होनी नहीं चाहिए। हम लोगों ने कहा है, और ये आपको ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में, खाली पाकिस्तान तरीके इंसाफ केपी में नहीं कह रही, पर मौलाना फजल रहमान की भी आप बात सुन ले, उन्होंने क्या कहा है। आप एएनपी वालों की बात सुन ले, उन्होंने क्या कहा है। बाकी जमातों की बात सुन ले, तो जो केपी के अंदर है वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा जो पिछले एक्सपीरियंस था, जो इस किस्म के ऑपरेशंस का था, वो काफी तल्ख था। अब अगर आप वही चीज दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो क्या हमें वही करना चाहिए? नहीं तो आप वहां के लोकल लीडरशिप को और लोकल लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले और उनसे बात करें। हमने ये तो नहीं कहा कि आप खत्म ना करें, लेकिन अगर आप बगैर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे, लेकिन मोहम्मद साहब, वहाँ पे ट्राइबल जो कबायली अमायदीन हैं, उनसे भी जाके मिलिट्री लीडरशिप भी मुलाकातें करती रही है, वफाकी हुकूमत ने भी उनको इंगेज किया। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक अलग से कह लें कि उसको रिलेट किया जाता है बानी पीटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस। चले, वक्त कम है शाह साहब, एक सेंसिटिव इशू, लेकिन पॉलिटिकली उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा, तो इसका फायदा किसको होगा? मतलब जो वहाँ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बॉर्डर पार से आकर यहाँ पे सिविलियन आबादी को निशाना बना रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पर फोर्सेस के जवान अपनी जानें दे रहे हैं। JUI फे के बल्कि हाल ही में कल एक रहनुमा उनको भी वहां पर शहीद किया गया। जी बिल्कुल, ये सिचुएशन ऐसी है जिसपे पीटीआई को दीगर चीजों को बालाए ताक रखकर इस पे सपोर्ट करनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की, या जो हमारे अस्करी इदारे जो ऑपरेशन कर रहे हैं अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। क्या वहां पे फौज के जवान, पुलिस के जवान, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवान और आम शहरी नहीं दुनिया से जा रहे हैं इन हमलों में? तो ये सबसे पहले तो केपी गवर्नमेंट का है। दूसरी बात, एक चीज भी वजाहत से है, अब केपी गवर्नमेंट की पता नहीं क्या सोच है कि वो इन चीजों में सपोर्ट नहीं कर रही और अपने लोगों का दिफा नहीं करने दे रही। अदरवाइज तो देखें, जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, ये कहते हैं हम इजाजत नहीं देते, लेकिन ऑपरेशन हो रहे हैं, टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है। क्या ही अच्छा हो कि इनका आपस में कोलैबोरेशन हो और वो बेहतर तरीके से हो। क्यों पीटीआई ये तासुर देना चाह रही है, जो शुरू से एक तासुर था, खान साहब के लिए कहा जाता था तालिबान खान है, और फिर वो हमेशा से इन चीजों पे नहीं आते, ऑपरेशन के हक में नहीं है। ये तो एपीएस का मामला हुआ जिसके बाद तमाम लोग ऑपरेशन के हक में आए, अदरवाइज तो पहले पीएमएलएन भी इस तरह से ज्यादा ऑपरेशन के हक में नहीं थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो दहशतगर्द हैं, जो मुल्क के दुश्मन हैं, जो ये जब धमाका करते हैं, नहीं देखते कि वहां पे पीटीआई वाला है, पीपुल्स पार्टी वाला है, पीएमएलएन का है, JUIF का है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई मुसलमान है, कोई गैर मुस्लिम है, वो तो अपनी कार्रवाई करते हैं। तो उसको क्यों ऑन कर रहे हैं? क्यों उनके लिए ये कह रहे हैं? क्या अफगानिस्तान से हमले नहीं हो रहे हमारे ऊपर? क्या अभी अफगानिस्तान इंडिया के साथ नहीं बैठा हुआ जाके? क्यों पीटीआई इस तरह की बात कर रही है कि जिस पे वो तनकीद की जा सके? उनको अपने मुल्क की बात देखें, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, सबको मौके मिलेंगे। अभी बीबी शहीद का जिक्र किया मेरे मोहतरम भाई ने, तो देखिए उन्होंने कभी जलाओ घेराव की सियासत नहीं की, एजिटेशन किया, लॉन्ग मार्च भी किए और भी रैलियां निकाली, जलसे किए, लेकिन कोई एक बताएं कहीं पे कोई जलाओ घेराव का वाकया हो? हमारे खिलाफ आंसू गैस इस्तेमाल होते थे, लाठी चार्ज होता था, सब कुछ होता था, कैद कर दिया जाता था। और 1997 में हमें 18 सीटें सिर्फ मिली, बाकी हमसे छीन ली गई। लेकिन क्या हम उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहे? तो इनको तो भी ठीक है, पेशेंस से आप काम मजाक लें। हमारे सियासी बातों में 2029 मुश्किल का टाइम आता इंतजार। रहता है, उसके बाद वो सियासी बातें हमने दोबारा देखा कि दोबारा पावर्स में भी आई हैं, और पाकिस्तान है तो हम सब लोग हैं। चलें, आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में भी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम ईरान की और साथ में वादी तीरा में खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, उसकी तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फौज पाकिस्तान वादी तीरा में दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन की तैयारियां कर रही हैं। 10 से 25 जनवरी तक वहां से जो मुकामी आबादी है उसका इनखला किया जाएगा, जिनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से, फौज की जानिब से उनको माली मामलत वो भी की जाएगी। एक टाइम फ्रेम भी दिया गया है कि 2 से 2.5 माह में वहाँ से जो दहशतगर्दी है उसका खात्मा करके लोगों को दोबारा उनकी वहाँ पर उनके इलाकों में आबादकारी की जाएगी। इस पूरी सूरत हाल में फ्रंटलाइन सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सूबाई हुकूमत इस पूरी कहने के पूरा जो ऑपरेशन है उसके अंदर कहीं दिखाई नहीं दे रही, बल्कि ला इल्मी कर रही है इस ऑपरेशन से। और साथ साथ हम इस तरह की एक बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये ऑपरेशन टेररिस्ट के खिलाफ नहीं, शायद उनकी हुकूमत के खिलाफ है। क्या कहती है वहाँ के वज़ीर आला और साथ में वफाकी हुकूमत का पहले आपके सामने रखते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं वो किसी मसले का हल नहीं है। तमाम सियासी और मजहबी जमातें भी इस मौक़िफ़ पर हमारा साथ दे रही हैं। तो उसके बावजूद अगर मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो फिर मशवरों में शामिल नहीं करते। आप उनसे पूछें कि उन्होंने अपने ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया है। अगर वो तो गाड़ियाँ लेने से भी इनकारी हो जाते हैं, और क्या उन लोगों को जिनको गाड़ियाँ देनी थी दे दी हैं। सिर्फ ये पूछ लें उनसे, उनकी कारकर्दगी पूछ लें, आपको जवाब मिल जाए। लॉ एंड ऑर्डर आएगा तो फिर उनको उसी से हिसाब से निबड़ लेंगे। पहले भी काफ़ी दफ़ा अब तो प्रैक्टिस हो गई निबड़। आपने सुन लिया जनाब, एक तरफ ऑपरेशन की तैयारियां हैं और दूसरी जानिब किस तरह की बयानबाजी आप देख रहे हैं। जो इंटरनल मामला है उस पर बात करेंगे। साथ हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जब से इक़्तिदार में आए हैं अपने जो इंतखाबी वादे से उनके बरअक्स दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आलमी कवानीन, यूनाइटेड नेशन किसी को भाव नहीं दे रहे, अपने तरीके से सारे मामलात को चलाते दिखाई दे रहे हैं। वेनेजुएला का पूरा मामला आपने देखा, अब ईरान में महंगाई के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप हवा दे रहे हैं और वहाँ पर भी जो हुकूमत है उसको डिफरेंट नोयत के थ्रेट्स ट्रंप की जानिब से दिए जा रहे हैं। प्रोग्राम में इन इशू से बात कर लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ कराता चलो। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम, डिफेंस एनालिस्ट हैं। साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर चीमा साहब, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और आलमी अमूर के भी माहिर हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों के। सब आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। वादी तीरा में हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं, मुकामी आबादी उसका इनखला भी शुरू किया जा रहा है, लेकिन साथ में हम देख रहे हैं सूबाई हुकूमत उसको अपने खिलाफ एक थ्रेट फील कर रही है और मतलब अपनी हुकूमत के बारे में उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। या होना तो ये चाहिए था कि सूबाई हुकूमत इसको बैक कर रही होती। तो ये किस नौयत की मंतक दी जा रही है सूबाई हुकूमत की जानिब से? देखें, अनफॉर्चुनेटली ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये एटीट्यूड जो है एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये दुनिया में कभी भी नहीं हुआ। देखिए, ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ये डिफेंस के इश्यूज हैं, इसका फैसला मरकजी हुकूमत ने करना है। उसमें सूबों की इनपुट तो ली जा सकती है, लेकिन सूबे डिक्टेट नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास इंटेलिजेंस, उनके पास अवेयरनेस, उनके पास डिप्लोमेटिक इनपुट्स वो नहीं होती जो कि मरकजी हुकूमत के पास है। तो आपके सूबे को बचाने के लिए उसको किया जा रहा है, और अगर आप पब्लिकली सपोर्ट नहीं करते तो यू हैव नो राइट टू रूल दैट प्रोविंस, बिकॉज आप एक इम्पेडिमेंट हैं और आप जो लोग नेशनल सिक्योरिटी पे हमलावर हैं उसमें आप रोड़े अटका रहे हैं। मकसद ये है कि तीरा वैली के अंदर से हमारे जनाजे उठे हैं, हमारे लोग शहीद होते हैं, हमें प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी के तहत आगे चलना है। तो ये अनफॉर्चुनेट स्टेट है। दे मस्ट कोऑपरेट, अपना व्यू पॉइंट जरूर दें। आपका व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट की जाती है, आप बताएं यस ये करें, लेकिन देन ट्रस्ट दी फेडरल गवर्नमेंट विच हैज मोर इंटेलिजेंस, मोर रिसोर्सेज एंड दे हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉर्डर को डिफेंस करना सूबे का काम तो नहीं है ना, सूबे का काम तो गवर्नेंस का है और सपोर्ट करना है एनी मिलिट्री ऑपरेशन या सेकंड लाइन का ऑपरेशन है। तो ये अनफॉर्चुनेट है। ठीक है जनरल साहब, हमने देखा वादी तीरा के हवाले से DGISPR की जो प्रेसर्स हैं वहाँ पर नेक्सस की बात करते हैं, किस तरह वहाँ पर जो मंशियात है उसका कारोबार होता है। उसका एक हिस्सा हम देखते हैं कि वो TTA को भी जाता है, TTP उस पर मुकामी तौर पर सरपरस्ती करती है। अब बिला आखिर रियासत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि उसके खिलाफ एक ऑपरेशन होगा। 24 रुकनी जरगा भी बना, सारे मामला लोकली जो लोग हैं, मुकामी जो आबादी उसके साथ तय पा चुके हैं। लेकिन चीमा साहब, पूरी जो सूबाई हुकूमत है इस पूरे मामले से कह ले कि ला इल्म दिखाई दे रही है, किसी जगह नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि मसला हो दहशतगर्दी का और उसको सूबाई हुकूमत लिंक कर दे कि क्योंकि हमारा लीडर जेल में है तो हम आप तावन नहीं करेंगे। तो मतलब आप अगर अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते और आप ये समझते हैं कि आप ये तावन नहीं कर सकते तो आप हुकूमत छोड़ दें और प्रोटेस्ट कर लें और कोई और रास्ता इख्तियार कर लें। ये जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये आप क्यों समझते हैं कि इसमें रुकावट डालने से आपकी सियासत चमकेगी?
ये आप देखें 1300 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है ऑलमोस्ट, जो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से अफगानिस्तान का मिलता है। अब अगर पाकिस्तान की फौज वहां पे एक्शन ना ले, पुलिस तो है ही नहीं है। मुझे ये बताएं, क्या पुलिस ये कर सकती है, दहशतगर्दों से लड़ सकती है? पहली बात है, आप कहते हैं दहशतगर्दों से डायलॉग करें, वो आपके 4000 बंदे उन्होंने पिछले साल मार दिए। मतलब आपकी फौजियों पे वो डेली हमले कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, हम हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो है वो हमें सिक्योर करेगा। वो आपके मुल्क की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आप कहते हैं नहीं, आए तालिबान के पास चलते हैं और जाके उनसे कहते हैं कि इनको रोकें। और वो तालिबान जिन्होंने दुनिया से वादा किया था कतर के अंदर कि उनकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं दहशतगर्द करेंगे, आज वो क्यों खामोश हैं? मतलब पाकिस्तान की फौज ये वो फौज है जो सऊदी अरब की प्रोटेक्शन, हरमैन की प्रोटेक्शन के लिए मामूर है। यानी कि हमारे लिए तो यही बहुत बड़े एजाज की बात है कि हम हरमैन की प्रोटेक्शन के लिए हैं, लेकिन इधर देखें तालिबान है जो इसी फौज पे हमला करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर तो ये तो इनके लिए तो देखिए निजामी साहब, सियासत करना बहुत आसान है, काम करना कोई नहीं, डिलीवर करना कोई नहीं। सारा टाइम फौज पे और फेडरल गवर्नमेंट पे तनकीद करते रहना है। आप तनकीद जरूर करें, लेकिन अपने लोगों की जिंदगियां भी तो बेहतर ठीक करें। है, ठीक वहां है। पे अगर आपके तनकीद बिलाशुबा तनकीद जो की जाती है, मोहसिन नकवी साहब ने भी अभी हमने जो सुनाया आपको उसी का इजहार कर रहे हैं कि एक तरफ वाकई हुकूमत आपकी मामलत कर रही है, गाड़ियां दे रही हैं, आपने उसको पुरानी कहकर वापस दे दिया, लेकिन उसके बदले में आपने अपने ऑफिसर्स की सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए, मतलब वो उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है जनरल साहब, एक खदशात का इजहार किया जाता था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से कि जब ऑपरेशन होता है मुकामी आबादी उसे इफेक्ट होती है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वो तबाह हो जाता है। अभी 24 रुकनी जो जरगा है वो ऑन बोर्ड है, उनके साथ इस बार पूरी मुशावरत से लोगों को वहाँ पे इनखला भी हो रहा है। साथ में बताया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे फ़ी ख़ानदान, 50,000 महाना भी दिए, एक टोटल टाइम फ्रेम भी दिया जा रहा है। IDPs उनको 2 से 2.5 माह में इलाके को क्लियरेंस करवाने का वापस बसाया भी जाएगा। तो जो खदशात थे सूबाई हुकूमत के और मुकामी आबादी थे, इस बार तो उनको भी पहले ही एड्रेस कर दिया गया। या देखें, इसकी सख्त तरीन पनिशमेंट होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह करेगा तो दे हैव नो राइट टू रूल देन। और तहरीक इंसाफ को मेरा तो ख्याल है उनको कोई बात इस बात की समझ नहीं आ रही। ऐसे मतलब है पब्लिक टीवी के ऊपर सेमिनारों में और अखबारों में और जलसों में आप ये नारे लगाएं कि हुकूमत गलत कर रही है और आप ठीक कर रहे हैं, ये तो कोई इसकी कोई सेंस किसी लिहाज से भी नहीं है। ठीक है चीमा साहब, अगर हम ईरान की बात कर लें, हमसाया मुल्क, वहाँ पे हालात कशीदा हैं। मुकामी आबादी जो है महंगाई की वजह से एहतजाज कर रही है। 31 सूबे तमाम में प्रोटेस्ट हो रहा है, बल्कि अब तो हुकूमत के हक में भी वहाँ पर मुजाहरे शुरू हो गए हैं। 217 के करीब का फिगर बताया जा रहा है कि अब तक की हलाकतें हो चुकी हैं। तो क्या देख रहे हैं, क्या हुकूमत वहाँ पर सस्टेन कर पाएगी, या जो एक तवील अरसे से वहाँ पर रजीम चेंज की कोशिश हो रही थी, वो आपने देखा 12 रोज़ा जंग हो जो डेफिनेटली ख़त्म नहीं हुई, डिफरेंट तरीके से वहाँ पर कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसका नतीजा अभी हमें देखने को भी मिल रहा है। तो क्या लगता है आने वाले जो चंद दिन है उसमें ईरान में क्या होने जा रहा है? देखें, पहली बात तो ये है कि ये हमें समझना चाहिए कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये किसी हद तक इजराइल जो है ये उसकी वॉर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। कि आप विद इन जो ईरान है इस तरह की जो लोगों की जो प्रोटेस्ट हों, अपराइजिंग हों, एक तो इसको ये समझें। दूसरा ये समझा जा रहा है कि ईरान की वो जो एक डेटरेंस हुआ करती थी कि जहां पे वो इंगेज रहता था खित्ते के अंदर, आप हिजबुल्ला देखें, हमास देखें, सीरिया देखें, यमन में होतीज देखें, तो वो जो एक डेटरेंस थी ईरान की वो भी खत्म हो गई है। तो अब वो जो खास तौर पे तो अब वो समझते हैं कि अब हमें डायरेक्ट विद इन ईरान आना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो 12 दिन की जंग हुई थी जिसमें लास्ट जून के अंदर जिसमें अमेरिका और इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, वो इसलिए किया था ना कि ईरान की डेटरेंस खत्म हो गई है। तो अब वो समझते हैं कि ये कमजोर ईरान है, इसको मजीद कमजोर होना चाहिए। तो अब ये इंटरनल प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी आती है कि जो वहां पे रूलर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक तरफ ये क्रैकडाउन भी करना है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन गई है, और दूसरी तरफ ये जो इतनी बड़ी उन्होंने रेजिस्टेंस शो की 12 दिन की जंग के अंदर, उसको भी डिविडेंड्स कहीं बिल्कुल हवा में ना चले जाएं। तो लग ये रहा है एक मुश्किल वक्त है, क्योंकि ये और देखिए ये मुसलसल चलते आ रहे हैं। 2009 में ग्रीन मूवमेंट चली थी, फिर 2022 में एक वुमेन लाइफ और फ्रीडम के हवाले से एक मूवमेंट चली थी। और असल मसला तो ये है कि इकोनॉमी क्लैप्स कर गई है,
वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। फिर एक खित्ते के अंदर आपने देखा होगा कि एक जेन जी रेवोल्यूशन आपने बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा और जगहों में ये चला है, यूरोप के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे निकल रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ईरान को बहुत सारी जो सिस्टमिक लेवल पे तब्दीलियां भी करनी है, सोशल लेवल पे भी तब्दीलियां करनी है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर में भी तब्दीलियां करनी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं। तो फैक्टर्स मल्टीपल हैं, लेकिन ईरान जो है वो गुजारी बात है वेनेजुएला की तरह नहीं है और मुल्कों की तरह नहीं है, उसकी अपनी एक पोजीशन है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको पता ये भी है कि ईरान के जो आईआरजीसी है उसने ये कहा है कि हम जो 1979 के जो रेवोल्यूशन के जो डिविडेंड्स हैं या जो कुछ हमने हासिल किया था उसको हम वॉश अवे नहीं होने देंगे। और आपको पता है आईआरजीसी जो है वो डायरेक्टली आयतुल्ला खामनाई के नीचे वो काम करते हैं। तो लगता ये है कि चैलेंज तो बहुत ज्यादा है। अमेरिकन्स कहते हैं कि हम लॉक्ड हैं, हम लोडेड हैं, हम ये कर देंगे। ये जो लॉक्ड एंड लोडेड का वर्ड ट्रम्प साहब ने इस्तेमाल किया था, ये इसलिए किया था कि वो कोशिश करें कि ईरानी इतना प्रोटेस्ट करें, इतना कमजोर कर दें कि हम फिर आए। दूसरी एक और बड़ी अहम बात है, माजी में आपको पता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बार्गेन्स करता रहता था। अब लोकल्स को ये पता चल गया कि ईरान के पास वो बार्गेन भी नहीं है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ये कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है ईरानी गवर्नमेंट की कि ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम बार्गेन करना चाहते हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई बात भी नहीं करता। तो ये जो तासुर था कि कभी बार्गेन होगी, डायलॉग होगा, चीजें खुलेंगी तो हमारे लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आएगी, इकोनॉमिक इंसेंटिव आएंगे, वो भी कहीं अब नजर नहीं आ रहे। तो लोग समझते मतलब हैं कि इंसेंटिव्स देने की भी बात की गई है हुकूमत की जानब से, जीमा साहब, वो भी $7 पर मंथ का मतलब एक कहने फिगर है। लेकिन फिर भी इन हालात के बावजूद वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हालात को बड़ी कहने के संजीदगी से देख भी रही है, उसको टैकल करने की कोशिश में भी लगी हुई है। जनरल साहब, गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पर अदम इस्तेहकाम बढ़ता है, पाकिस्तान 900 किलोमीटर का एक बड़ा बॉर्डर शेयर कर रहा है इस ईरान के साथ, ऑलरेडी अफगानिस्तान में जो मामला है उसका इफेक्ट हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। अब वहाँ पर बिल्कुल पाकिस्तान के साथ अगर वहाँ पे रजीम चेंज होती है तो जो भी रजीम नहीं आएगी डेफिनेटली उसको सपोर्ट हासिल होगी इसराइल की। तो पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए, रीजन के लिए कितने खतरात होंगे उसके बाद? ये ठीक, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि इस तरह की जो अपराइजिंग है ना, वो मसलन 2009 में भी हुई, पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी और ग्रीन मूवमेंट थी। इसी तरह 2022 में वेमेन लाइफ के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर थी, तो हुकूमत उस पर कंट्रोल करती रही। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि अगर ये 100 सिटीज के अंदर ये हो रहा है, और एक रिपोर्ट थी कि 96 लोग इसमें हलाक हुए हैं, एक है 217 हुए हैं, और सिचुएशन हाथ से निकलती है तो इसकी इम्प्लीकेशन पूरे खित्ते के लिए है। मसलन आपने पाकिस्तान का जिक्र किया तो बलूचिस्तान आधा उधर है, कुछ अफगानिस्तान में है, कुछ पाकिस्तान में है, ऑलरेडी इंसर्जेंसी है। ये ग्रेटर अफगानिस्तान की बात का और ज्यादा होता है। नॉर्थ में आप चले जाएं, नॉर्थ वेस्ट में, तो आप ये देखें कि वहां कुर्द्स हैं, उनका टर्किश के साथ जो मसला चल रहा है, वो वहां एक अपनी आजाद कुर्दिस्तान, वहां इराक और उससे मिलके, फिर अजरबैजान का आजरी है नॉर्थ के अंदर, उनका भी एक मसाइल है। तो रूस जो है वो इसके अंदर उनका इम्पैक्ट है। वन बेल्ट वन रोड चाइना का चला हुआ है, तो ये बहुत बड़ा एक क्यास हो सकता है, और फ्रेगमेंटेशन के साथ एरिया के कंट्रीज जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। वी होप एंड प्रे कि बात वहां तक नहीं जाती और एक मुल्क को इंटैक्ट रहने दिया जाता है। अभी जो अमेरिकन और इजरायली बेस्ड ये जो शोर शराबा हो रहा है, लोग इनोसेंट होते हैं, उनका मसला ये नहीं है कि हुकूमत की पॉलिसी, उनका मसला यह है कि इकोनॉमिकली हम नीचे हो गए हैं, हमारी वैल्यू इसकी करेंसी की डाउन हो गई है, और उसकी वजह वो 12 दिन की जंग है, और फिर अमेरिका का अटैक है, और फिर इनकी लीडरशिप की बहुत सारों को इन्होंने, आर्मी चीफ से लेके बहुत सारे लोगों को इन्होंने हलाक किया है, और अंदर इनके यहूदी भी बैठे हैं, ज्यूज की एक बहुत बड़ी तादाद है ईरान के अंदर, उनके एक अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज बनेंगे। तो मेरे ख्याल के अंदर गुड सेंस शुड प्रिवेल। कंट्रीज के ऊपर आप उनकी इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी पे ऐसे हमले ना करें, बिकॉज ये बात एक तरफ से शुरू होगी तो महफूज कोई भी नहीं होगा।
ठीक है चीमा साहब, ये बताया अमेरिकन प्रेसिडेंट का मूड, वो कहते हैं अपने मूड के मुताबिक मैंने दुनिया को चलाना है, ना दुनिया के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कवानीन है, यूनाइटेड नेशन है, वो किसी को कोई कहले के भाव नहीं दे रहे, वो अपनी मर्जी से दुनिया को चलाने के मूड में नजर आते हैं। तो क्या ये मामला तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यूनाइटेड नेशन की वुक्कत क्या रह जाती है अब? देखिए, उन्होंने ट्रंप साहब ने तो कहा था कि हम ही यूनाइटेड नेशंस हैं। अब किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। और वो दूसरा उन्होंने कहा G7 G20, वो कहते हैं इसकी कोई अहमियत नहीं है, अब सिर्फ दुनिया में G2 है, एक अमेरिका है और एक चाइना है। तो वो ना तो यूनाइटेड, और आपको पता है रिसेंटली अमेरिका कोई दुनिया के बड़े जो 66 फोरम है उनमें से बाहर निकल गया। वो समझते हैं कि हमें कोई जरूरत ही नहीं है इन फोरम्स की, हम पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी जाया करने हैं और ये कोई फायदा नहीं होगा। तो अमेरिका के जो अप्रोच है, एक तो उन्होंने कहा है जी कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में फोकस करने जा रहे हैं, ये खित्ते हमारे लिए कोई फोकस नहीं रखते, अफगानिस्तान, लीबिया, मिडल ईस्ट, यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं वो कहते तो यही हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में कौन है जो उनको चैलेंज करे? कोई चैलेंज भी तो नहीं कर सकता। अब देखिए ना, चाइना और रशिया बेनिफिशियरी थे वेनेजुएला के, अगर फॉर एग्जांपल, या चाइना खास तौर पे, तो क्या किया चाइना ने? तो लोग अब सवाल पूछते हैं कि अगर अमेरिका ने यूनिलैटरली चीजें सारी करनी है तो फिर इंटरनेशनल सिस्टम भी कोई नहीं है, यूएन भी रोल प्ले नहीं कर सकता, इंडिविजुअल कंट्रीज भी रोल प्ले नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और खास तौर पे जब उनसे पूछा जाता है कि वो कहते हैं मैं दुनिया के हर मुल्क में, मेरे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है, मैं हमला कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ मेरी अखलाकियात रोक सकती है, जिसको मैं अखलाकियात समझता हूँ मैं वहां पे जाकर रोकूंगा। और वो समझते हैं कि मेरे पास अभी 3 साल है, एजेंडा बहुत बड़ा है। हालांकि विद इन अमेरिका उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आइस ने जो वहां पे कार्रवाइयां की हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी सदर रुक रहे हैं। वो समझते हैं कि उनको वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपनी कंप्लीट डोमिनेंस करनी चाहिए। वो ग्रीनलैंड हर कीमत पे लेना चाहते हैं, वो ईरान में जो तब्दीलियां हैं वो करना चाहते हैं। तो लगता तो ये है कि ट्रंप साहब को ना तो कोई पूछ सकता है, ना ही कोई पूछ रहा है, और ना ही अभी तक कोई दुनिया में कोई ऐसा ग्रुप या ऐसा मुल्क सामने आया है जो ये समझता हो कि हमें डोनाल्ड ट्रंप को की इस पॉलिसीज को चैलेंज करना चाहिए। जनरल साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान और सऊदीया का एक पैक्ट होता है, अब तुर्की भी उसके अंदर शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, तो इसकी कितनी अहमियत होगी ख़ुसूसन इस रीजन और मुस्लिम उम्मा के हवाले से? या देखिए, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने कार्ड बहुत अच्छा खेल रहा है, डिप्लोमेटिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी। स्ट्रेटेजिकली या मिलिटरीली हम कोई वार मोंगरिंग नहीं कर रहे। हमारे ऊपर इंडिया ने अटैक किया, हमने उसके दांत खट्टे कर दिए, उससे पाकिस्तान का सफारती इमेज पूरी दुनिया में बढ़ा, और मिलिट्री के लिहाज से भी वो मान गए कि यस इनके पास है। बाकी जहां तक डिप्लोमेसी है, वो पाकिस्तान अपने तौर पे सबके साथ कर रहा है। या अगर हमारे ताल्लुक सऊदी अरेबिया के साथ मिलिट्री पैक्ट हुआ है, तो ईरान के साथ भी हमारी दोस्ती है। इसी तरह अगर हम अमेरिका हमें अप्रिशिएट कर रहा है, तो हम चाइना के साथ भी, कल भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उधर थे और इवन इंटीरियर मिनिस्टर उधर थे। हम वन बेल्ट वन रोड सी पैक को नहीं छोड़ सकते। तो ये मुश्किल तरीन हालात हैं। ऐसे हालात के अंदर हमें बड़े फूंक फूंक के कदम रखने हैं और अपनी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए जरूरी है कि अंदरूनी इत्तेहाद हो। ठीक है, आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, दुआ को है कि ईरान में जो एक पूरी सूरत हाल डेवलप हो रही है, वहाँ पर हालात मज़ीद कशीदा ना हो, और पाकिस्तानी कौम की दुआएं ईरानी कौम के डेफिनेटली साथ, और साथ ही वादी तीरा में अफवाज पाकिस्तान जो एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, वहाँ भी लोगों को अमन मिले और वहाँ पर जो टेररिज्म है उसका खात्मा हो सके। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।